Very good morning to all of you. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सबसे पहले ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी इसका मतलब है सेंट्रल वैल्यू और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो सभी को रिप्रेजेंट करे, और वी कैन से सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल वैल्यू। इट्स द एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। एक वैल्यू है जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, उस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो उस मेजर्स को हम नाम देते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली इसमें हम 3 मेजर्स लिखते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो उसको सेंट्रल वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स का जो यूज़ करते हैं उसके लिए देखते हैं कि मैंने डेटा यूज़ किया। डेटा क्या है? डेटा है अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस आइटम्स। उसकी जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो वैसे से हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इसको हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस आइटम्स। उनको हम बोल देते हैं डेटा। जैसे हम देखते हैं बेटा, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 इन स्टेट्स। तो मेरे को मार्क्स दे दिए, सारे मार्क्स सारे लिख रही हूँ जो बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं इन क्लास +1, तो लिख दिए। मैं जैसे बैठे थे मैंने कॉपी पेन लिया, लिख लिया। 30 है, 25 है, 15 है, 45 है, 26 है, ऐसे कंटिन्यू। क्लास में 50 बच्चे थे, मैंने सारा डेटा लिख लिया। तो ये क्या है? नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस डेटा। अगर मैंने 40 बच्चों के मार्क्स ऐसे नोट कर दिए तो यहाँ से कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन कि हाँ जी क्या है, कितनी एवरेज है, कितने बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, कितने के कम आए हैं, अगर सिंपल हमें ऐसा अवेलेबल हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम डेटा बोलते हैं। फिर अगर ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो बेटा यहाँ से अगर हमें कोई कंक्लूज़न फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको क्लासिफाई करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। तो सीरीज़ को क्या बोलते हैं? रेफर टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस। तो सीरीज़ का मतलब क्या हुआ? डेटा को हम प्रेजेंट करें इन सम ऑर्डर, और उसकी कोई सीक्वेंस हो या कोई ऑर्डर हो। जैसे मैं रोल नंबर वाइज लिख रही हूँ बच्चों के मार्क्स, तो कुछ तो पता चलेगा कि इस रोल नंबर के इतने मार्क्स हैं। ठीक है, फिर अगर हमें कोई कंक्लूज़न ड्रॉ करना है, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम जो डेटा है उसको कुछ क्लासिफाई कर देंगे इस तरह से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज़ में। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर सीरीज़ आया है वर्ड, तो हम कितने टाइप की सीरीज़ को स्टडी करते हैं? हम 3 टाइप्स की सीरीज़ को पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज़, एंड सेकेंड वन है डिस्क्रीट सीरीज़, थर्ड वन कॉन्टिन्यूस सीरीज़। हाँ जी, हम यहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो सीरीज़ कितने टाइप की हुई? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें हम क्या बोलते हैं? दो सीरीज़ इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। मतलब इसमें ना तो कोई फ्रीक्वेंसी हो ना कोई क्लासेस हो। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 are listed singly. In this series there is no class and is no frequency of the items. In this series data may be arranged in ascending or in descending order according to roll numbers extra. कुछ हम
सिस्टम ले लेंगे जिसके अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई कर देंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो उसमें हमें एक ही लाइन मिलती है, एक ही कॉलम मिलता है, ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ना इसमें क्लासेस आ सकती हैं। अगर हम जो पहले डेटा लिख रहे थे कि क्लास में अगर 30-40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले मैंने उनके रोल नंबर लिख दिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फिर क्या लिख दिए, उनके मार्क्स लिख दिए। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। क्लियर है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें क्या मिलता है, अकेला x मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। नेक्स्ट आती है टर्म डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम बोलते हैं इन दिस सीरीज द डाटा इज अरेंज्ड विद वेरिएबल अलोंग विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। इसमें उसकी क्या आ जाएगी, साथ में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे यहाँ में फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी। हाँ जी, ये मेरे पास x दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास f है। मान लो मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 और 11 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं। 12 वाले 1 हैं और ये 4 हैं, ये 7 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ से क्या बना कि जिन बच्चों के मार्क्स 11 है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं। तो ये क्या हो गया, साथ में फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है तो उस सीरीज़ को हम किसका नाम देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो आएगी बेटा, अब इसमें इसकी जगह पे हमारे पास क्या मिल जाएंगी, हमें क्लासेस मिल जाएंगी। दो सीरीज़ इन विच वी हैव द डिफरेंट क्लासेस और वी कैन से इंटरवल्स विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे जो मैंने ये नंबर ऑफ मार्क्स ऐसे लिखे थे, इसकी जगह पे अब मेरे को क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में अगर हम ऐसे क्लासेस बना दें, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, इनको क्या बोलते हैं, क्लासेस बोलते हैं। क्लास है एक, क्लासेस आ जाए और साथ में उनकी क्या आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए। इस सीरीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कहते हैं। क्लियर। तो बेसिक टर्म्स बेटा, इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, जो डिस्क्रीट आ जाएगा उसमें x के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ आएगी C से कॉन्टिन्यूस, C से क्लासेस, तो उसमें क्लासेस आएंगी और साथ में उसके फ्रीक्वेंसीज आएंगी। ये हमारी तीनों टाइप की सीरीज़ हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बात आती है क्लास के ऊपर कि ये क्लास क्या है। एक रेंज ऑफ सीरीज़ और रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच, जैसे ये है हमारी, ये क्लास है, ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये सभी को हम क्लासेस बोलते हैं। तो क्लास है तो बेटा इसकी क्या होती हैं, 2 लिमिट्स होती हैं, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। क्लियर है। तो इसकी लिमिट्स की बात चलती है तो जो पहले वाली है इसको हम नाम देते हैं लोअर लिमिट, और जो यहाँ पे ये बाद वाली है ये क्या होती है, अपर लिमिट। अगर मैं 15 to 20 एक क्लास लेती हूँ, ये क्लास है, अच्छा, इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज और वीकेंड से उनको क्या बोलते हैं, लिमिट्स बोलते हैं। जो ये है हमारी लेफ्ट साइड वाली है, अगर मैं कहूँ इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इज, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इज 15 एंड अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इज 20। तो हर क्लास की क्या होती है, लिमिट्स होती हैं, एक अपर लिमिट एंड एक क्या होती है इसकी लोअर लिमिट। क्लियर है बेटा। और अब आगे बात आती है इसमें, ये हमने 3 टाइप की सीरीज़ तो देख ली बेटा, इंडिविजुअल सा, डिस्क्रीट का, कॉन्टिन्यूस का। आगे आती है बेटा, नाम सुनते हैं इंक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़। वो क्या है, इंक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब इनको देखते हैं। अब हम क्लासेस के ऊपर चल रहे थे। जो क्लास है वो कैसे कैसे मिल सकती है हमें, ये मैं क्लासेस बना रही हूँ बेटा। एक तो मैंने लिखा था जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये क्या हो रहा था, यहाँ पे रिपीट हो रहा था। लेकिन एक हमें ऐसी तरह से भी क्लास मिल सकती है कि यहाँ पे मैं लिख लूँ 8 से लेकर 13 है, और फिर यहाँ पे मैं 13 से आगे 14 ले लिया, 19, फिर यहाँ पे 20 यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 के बाद जो आता है 26 यूज़ कर लिया, 31 के बाद जो आता है यहाँ पे मैंने 32 यूज़ किया, 37, फिर यहाँ पे मैंने 43, तो 44 से ये कहाँ तक, 49 तक किया। मतलब कहने का कि इसमें ये और ये क्या है, जो पहले क्लास की है
अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो अलग अलग है। अगर मैं इस क्लासेस को जैसे मैंने पहले लिखा था, वो मैंने लिखा था 0 से 5, 5 से 10, चाहे आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें क्या है, ये रिपीट हो रहा है। दोनों सीरीज़ का नाम यही है बेटा। अगर ये और ये वैल्यूज़ अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, जो ये इंक्लूड नहीं होता, इसको क्या बोल देते हैं हमारा, इसमें तो सेम आ रहा है, जिसमें अलग आ जाता है इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। इसका नाम क्या होगा, इंक्लूसिव सीरीज़। इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज़। नाम क्यों ऐसा पड़ा बेटा, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अगर वहाँ पे किसी के मार्क्स 13 हैं तो वो यही क्लास में इंक्लूड हो जाएगा बच्चा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं ना, तो 10 को मैं यहाँ पे नहीं रखती, मैं नेक्स्ट क्लास में लिखूँगी। क्लियर है? ये जो रिपीटेड वैल्यू उनके लिए डाउट है, बाकी तो पता ही है वहीं के वहीं रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस सीरीज़ का नाम आपको ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। इसका नाम होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। क्लियर है? हाँ जी। अगर हम इंक्लूसिव सीरीज़ को कन्वर्ट करना चाहें एक्सक्लूसिव में तो वो हो जाता है। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए बेटा ये मेथड है कि ये जो क्रॉस लिमिट्स हैं, जो ऊपर वाली क्लास है उसकी अपर और जो नीचे वाली क्लास है उसकी लोअर, ऐसे हम देख लेते हैं, क्रॉस लिमिट बोलते हैं इसको। इसका डिफरेंस कर लो, बेसिकली वो हमें 1 मिलता है ऑलमोस्ट, उसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। डिफरेंस फर्स्ट स्टेप है। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, वेरी फर्स्ट स्टेप है डिफरेंस ऑफ क्रॉस लिमिट्स। डिफरेंस ऑफ क्रॉस लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें वो डिफरेंस आया था 1 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज़ 0.5। आप कहोगे मैम 0.5 आ गया। अब 0.5 आ गया तो इससे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो पहले वाली है इसमें से तो क्या करेंगे, जो छोटा है ऑलरेडी उसमें से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपर लिमिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हमारे 2 स्टेप्स हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस लिमिट्स, एंड सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट half of difference and add to the upper limit, subtract to the lower limit। तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इस सीरीज़ को, वो देखो हमारा कैसे होगा। ये था मेरा 8 से लेकर 13 एंड 14 से लेकर 19 तक। ठीक है, इसमें साथ में पूरा ही कर देते हैं। ये क्लासेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये कौन सी सीरीज़ है बेटा, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। फ्रीक्वेंसी लिखे हम फर्स्ट स्टेप हो गया, डिफरेंस लिया, 2 से डिवाइड किया। सेकेंड स्टेप, ऐड 0.5 टू अपर लिमिट, अपर लिमिट में इसको ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट। ये 2 स्टेप्स हैं अगर हम कन्वर्ट करें सीरीज़ को। तो बेटा 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो क्या बनेगा, जो नई क्लास बनेगी 7.5, इसमें हमें ऐड करना है, तो क्या आएगा 13.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट हमें ऐड करना है। तो हमारा बेटा ये कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सीरीज़ ऐसे से बन जाएगी। तो देखो अब अगर हमें 2 स्टेप्स अप्लाई कर दिए, ये इंक्लूसिव थी तो सीरीज़, ये अब ये कौन सी सीरीज़ में कन्वर्ट होगी, एक्सक्लूसिव में। कैसे पता चला एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन है। बात क्लियर है? तो यही होता है बेटा, अगर डेफिनेशन पूछिए एक्सक्लूसिव सीरीज़ की, तो हम बोलते हैं कि इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, रिपीटिशन होती है। जो पहले वाली क्लास है उसकी अपर लिमिट और जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट, वो क्या होती है, सेम होती है। देखो ये और ये सारी क्या है, सेम है। तो ये डेफिनेशन बन जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज़ की। बात क्लियर है बेटा? फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, तो ये जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो हमने अभी तक बेसिक कर रहे हैं कि सीरीज़ कैसे कैसे से डिफाइंड है। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वेरी फर्स्ट मीन।
क्या है बेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर द फर्स्ट स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर एनालिसिस। एनालाइज करने के लिए ये वेरी फर्स्ट टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट, these are also known as averages of first order। यहाँ से हमने जो बातें याद कर रहे हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है आर दी फर्स्ट टेक्निक्स, these are the first techniques for analysis। एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी इनको बोल दिया जाता है। जो ये मेजर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, these are very important and useful for the different types of research। these are very useful। now मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये कितने टाइप्स के हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसमें हम पढ़ते हैं बेटा बेसिकली 3, मीन, मीडियन, मोड। जो आता है ना अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो इसके अंडर ही कंसीडर किया जाता है। हाँ जी, इसको लिख लेते हैं, कंप्लीट डायग्राम ऐसे आएगा, AM, GM, HM। Now arithmetic mean is the average of the given data। बेटा एवरेज तो ये सभी ही एवरेज हैं। mean is the average of the given data। it's the most used measure of central tendency। it's a very simple technique to calculate the central value। ये बेटा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मेज़र है वो कौन सा है? मीन है। वैसे भी जब भी एवरेज का नाम आता है हम सभी में ऑलमोस्ट यही दिमाग में आता है कि इसका क्या फाइंड आउट कर दो, मीन फाइंड आउट कर दो। इसलिए मीन को क्या बोलते हैं? मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। इसकी कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। हम इसको देखेंगे कि तीनों टाइप के सीरीज़ में कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेरी फर्स्ट वी कैलकुलेट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन का क्या फॉर्मूला रहता है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमें एक सीरीज़ दे रखी है, 6 है, 8, 10, 12 है, 16 है, 18 है। नाउ अब हमें ये बेटा इंडिविजुअल सीरीज़ की ये डेफिनेशन थी कि हमें ऐसे ऐसे वैल्यूज़ दे रखी होंगी, ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी होनी है ना ही इसमें क्लासेस आनी है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें हम मेथड्स देख रहे हैं। वेरी फर्स्ट हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो हमारा मीन है बेटा, ये x है ना, तो मीन को हम कैसे लिखते हैं? इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, तो ये किसका सिंबल है? मीन का है। तो ये किसके इक्वल होता है? समीशन x बाय n। तो ये समीशन x क्या है बेटा? समीशन मतलब सम कर दो, किसका? x का। तो ये सारी टर्म्स का जब हम सम करेंगे तो हमें यहाँ पे सम समीशन ऑफ x कितना मिल जाएगा बेटा? ये हमें 80 मिल जाएगा जब हम इसका प्लस करेंगे सभी टर्म्स का। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2, कितनी है टर्म्स यहाँ पे? 7 है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 11.42 इज़ अ मीन। क्लियर है? जो इंडिविजुअल सीरीज़ है इसमें हमें ऐसे ऐसे मिलेगा, और इसका जो हम मेथड यूज़ करते हैं मीन का वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब 6 + 8 + 10 + 10 + 12 + 16 + 18 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये नंबर कितना है इसका? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा, इसी को ही हम अच्छे से देख रहे हैं, ये इसका डायरेक्ट मेथड था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में वेरी फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द डेविएशंस फ्रॉम एनी वैल्यू टेकन एज अज्यूम मीन। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा किसी भी वैल्यू को। तो मैंने अगर ये इवन नंबर हो तो किसी भी सेंटर की 2 वैल्यू में से एक को ले लो, अगर ऑड है तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे छोड़ दिया और इसको ले लिया। अब किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो वेरी फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट करना है हमें डेविएशन। बेटा डेविएशंस का मैंने डी से डिफाइन कर दिया कि अब मैंने क्या लेनी है? डेविएशंस डिफरेंस लेना है।
कहाँ से, जो वैल्यू हमने अज्यूम की है। ये जो dx होता है ये अगर x वाली सीरीज में से जो अज्यूम की है वैल्यू उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। यहाँ पे जो मैंने अज्यूम की है वैल्यू मान लो 10 की है, तो मेरा dx कैसे आएगा, इसमें से माइनस, पहले x आएगा फिर जिसको अज्यूम किया है वो आएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है। नाउ फर्स्टली we find out the deviations from x। deviations from x को मैंने लिखा dx से, और deviations लेनी कहाँ से है, शॉर्टकट मेथड में जो हमें इजी लगे, जिसमें से माइनस करना इजी लगे, जो सेंटर में पड़ा हो। हाँ जी, अब इसमें 6 माइनस 10 डेट इज -4, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 16 माइनस 10, 18 माइनस 10। तो बेटा ये मेरा क्या आ गया, डेविएशंस वाला कॉलम आ गया। क्लियर, ये शॉर्टकट है। डेविएशन में अब हमें ये डेविएशंस ले ली तो इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जो मीन का फॉर्मूला पहले हमने समीशन x अपॉन n लगाया था, अब बेटा जो अज्यूम किया है वो प्लस हो जाएगा। सम हम अब किसका करेंगे, इस कॉलम का करेंगे जो नया बनाया है। ठीक है, अपॉन में बेटा n तो वो रहेगा ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि यहाँ से अब हमने जो अज्यूम किया था वो आगे आ गया, और यहाँ पे समीशन dx बाय n, तो 10 प्लस इस सभी का बेटा सम करते हो तो 10 बच रहा है। ठीक है, ये देखो 6 है, ये माइनस प्लस के गए और इसका सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। प्लस वालों का किया और फिर उसमें से माइनस वाले कर दिए। नाउ पुट वैल्यूज 10 प्लस 10 अपॉन में 7, तो ये क्या आएगा आपका बेटा, बन गई बात, वही आएगा आंसर 11.42 जो पहले वाले मेथड से आया था, डायरेक्ट मेथड से जो आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड। बेटा क्लियर हुआ, शॉर्टकट मेथड में 2 स्टेप्स हैं, हमें ये कॉलम बनाना पड़ेगा डेविएशंस वाला। डेविएशंस कहाँ से लेनी है, जो वैल्यू अज्यूम कर रखी है। क्लियर है बेटा यहाँ से। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज हमें क्या कहती है, उसमें हमें क्या मिलता है, साथ में फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। जैसे ये x दे रखा है 4, 7, 8, 9, 12, 16, और इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन में है 3, 9, 10, 4, 6। बेटा अब हमें बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो रही है। इंडिविजुअल में हमें ऐसे टाइप की सीरीज मिलती है और डिस्क्रीट में हमें ये x और f मिलता है। ठीक है, अगर हम इसको बेटा समझें तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग में लें कि हमारे पास जिनके मार्क्स 4 हैं वो कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मतलब 4 + 4 + 4 कर सकते हैं। और जिनके 7 मार्क्स हैं वो बच्चे कितने हैं, 9 हैं, तो 9 टाइम्स अब हम क्या लिखेंगे, 7 लिखें, फिर ही बात बनेगी। 5, 6, 7, 8, 9, 8 मार्क्स है जिनके वो 10 है, तो 8 टाइम्स हम 10 लिखें। तो बेटा इसलिए फिर इनका फॉर्मूला ही इस तरीके से बन जाता है। हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, fx फाइंड आउट कर लेते हैं। fx का क्या आता है बेटा, इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू में 3, 7 इंटू में 9, 8 इंटू में 10, 9 इंटू में 4, 12 इंटू में 6। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर आप इसको समझो तो यही है 4 + 4 + 4, तो क्या आएगा हमारे पास 12। ऐसे सभी का कर देंगे, चाहे इसका सम कर दो चाहे इसको एक्सपेंड करके कर लो, बात तो वही है। इसलिए बेटा जब डेटा बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में सारी इंफॉर्मेशंस को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया। तो ये हमारे पास तो हम तो मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, fx फाइंड आउट करते हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा। अगर ऐसे ऐसे एक्सपेंड करते तो काउंटिंग में भी तो फ़र्क पड़ता, तो इसलिए जो हमारा समीशन f होता है फिर वो क्या कहलाता है, n कहलाता है। इस केस में हमारा n कितना है, 38 है। इसको जब आप सम करोगे तो 38 आ जाएगा। तो बेटा समीशन fx फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फॉर्मूला क्या होया,
डायरेक्ट मेथड में क्या था बेटा, पहले तो क्या था, समीशन x बाय n था। अब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं, है तो वही चीज़ नहीं बनना है, तो अब समीशन fx बाय कैपिटल N लिख लो, चाहे समीशन f लिख लो। तो यहाँ पे 359 अपॉन में 38, तो इसको करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 9.4। मेरी बात धीरे धीरे समझ में आएगी बेटा कि डिस्क्रीट सीरीज है तो वही कुछ, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम डाटा को अगर छोटा से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है कि बार बार प्लस करना मुश्किल है, तो फिर कौन से सीरीज़ की टर्न आ जाती है बेटा, डिस्क्रीट की। हमें तो एज इट इज़ देगा और पूछ लेगा कि इसका क्या मीन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है। इंडिविजुअल सीरीज से ही हम क्या करते हैं, फिर डिस्क्रीट में आ जाते हैं कि इतने मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। अगर इसको फुली एक्सपेंड कर दो तो वो इंडिविजुअल बन जाएगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन वहाँ से हमें बेटा बड़े बड़े वैल्यूज़ के लिए काम करना है, स्टेट्स का यूज़ इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो वैसे जैसे ज़रूरत है वैसे से हम सीरीज़ को यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट में ऐसा दिया, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, समीशन fx अपॉन में n क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। पहले तो n क्या होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमारा जो n आता है जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन में हो तो वो होता है समीशन f और कैपिटल N। क्लियर है, फॉर्मूला याद हो जाएगा जो हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट में। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे लिए यूज़फुल रहता है क्योंकि हमारा 1 मार्क में आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्ट मेथड से जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन समझते हम सारा हैं। अब हम करेंगे इसी को ही शॉर्टकट मेथड से। तो पहले जो शॉर्टकट मेथड था बेटा, वहाँ पे हम अज्यूम करते थे और डेविएशंस लेते थे, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। डेविएशंस लेंगे, डेविएशंस कहाँ से, जो आपने अज्यूम किया है। तो बेटा 2 मैंने यहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से छोड़ दिए। अब इसमें से हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, 8 को भी 9 को भी अज्यूम करना है। तो मैंने मान लो 8 को अज्यूम कर लिया, तो अब यहाँ पे जो मैं डेविएशंस लूँगी x की 8 में से लूँगी, तो क्या आएगा बेटा 4 माइनस 8, तो आएगा -4, 7 माइनस 8, 8 माइनस 8, 9 माइनस 8, तो मेरा क्या आएगा 9 माइनस 8, 12 माइनस 8, 16 माइनस 8। बेटा बात क्लियर है? हाँ जी। अब डेविएशंस हैं और हम यूज़ कर रहे हैं हमारा डिस्क्रीट वाला, तो बेटा जो भी x आता है फिर हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, f के साथ। तो यहाँ पे f dx आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो आएगा -12 -9 0 4 24 एंड 48। अब हम समीशन f dx कर देंगे, वो आएगा अपने पास 55। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, जब हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो हमारा डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला रहता था, डायरेक्ट मेथड का समीशन fx बाय n। तो समीशन fx हमारा क्या आया था 359 और n क्या था 38 था। तो यहाँ से हमारा आंसर बन गया था 944। इसी को ही अगर हम शॉर्टकट से करते हैं, अज्यूम मीन से करते हैं, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही लाइन्स पे चलेगा, a आएगा प्लस समीशन fx, और यहाँ पे fx नहीं आएगा तो वो किसने प्लेस ले ली बेटा, fx की जगह पे डेविएशंस ऑफ x ने ले ली। बाकी हमारा काम सारा क्या रहता है, सेम रहता है। अज्यूम मैंने किया था 8 और समीशन f dx हमारे पास आया है 55, n है हमारा 38। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका क्या आता है 9.44। बेटा जो हमारी वैल्यूज़ है वो तो सेम आएगी। ये मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, और ये कौन सा मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। बेटा ये एक बार कर लेते हैं, ये हमारा ऐसा ना हो कि मीन में ये होता है, मैक्सिमम सारा हो, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन भी देती हूँ, आप इसको करके देखना। हाँ जी, जो फॉर्मूलाज हैं याद भी हो जाएंगे। इसको रिवाइज कर रही, डायरेक्ट मेथड में समीशन fx बाय n, तो fx लिया और n से डिवाइड कर दिया। शॉर्टकट में a प्लस समीशन f dx अपॉन में n। क्लियर है? हाँ जी। अब एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व भी करना है।
2 टाइप की सीरीज़ हैं, हाँ जी, जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये मैं एक आपके लिए क्वेश्चन है, ये इसको नोट करो। 8 है, 12 है, 13 है, 16 है, 20 है। फ्रीक्वेंसी 7 है, 10 है, 6 है, 4 है और 6 है। बेटा ये हमारे पास है और आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो इसका आपको करके देखना है कि जितना हमने किया वो समझ में आया। इसको फाइंड आउट करो, मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। और इसका आप फाइंड आउट करते हो तो आंसर आपको 13.27 मिलेगा। इसका आंसर है 13.27। क्लियर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिस्कस कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है क्या? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमें अब क्या मिलेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की भी एंट्री हो गई, लेकिन जो हमारे पास x है अब वहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस मिल जाएंगी और क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लासेस है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हैं। ये हमारे पास आता है 0 से 10, 20, 20 से 30, 40, ये डेटा। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 6 है, 8 है, 12 है, 10, 9 और 6 ले लो। हाँ जी, अब हमारे पास इसके लिए क्या होगा, हाँ जी, ये बेटा आपका पीछे जो करके आए हैं बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा मेथड में। ठीक है, ये क्लासेस को अब हम किस में रखेंगे, हम x तक पहुँचेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मिड वैल्यू को। बेटा हमारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में x लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं बेटा इनका मिड पॉइंट लेते हैं। समझ में आया बेटा? तो इसका मिड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, इन मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 10/2। इन दोनों का सम किया 30/2, 50/2। समझ में आ रहा है बेटा? वैसे ही देखा जाए 5 इसके बीच 15 आ रहा है, इसका 25 आ रहा है, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा। फॉर्मूला देखें क्या है, इन दोनों को प्लस करो और 2 के साथ डिवाइड करो। मेरी बात समझ में आई बेटा? वो दोनों मेथड्स अब हमारे सेम अप्लाई हो जाएंगे। अब x भी है आपके पास, f भी है, जैसा हमने डिस्क्रीट में किया था। क्लियर? डिस्क्रीट में डायरेक्ट मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, fx। तो यहाँ से बेटा fx आ जाएगा और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज हमारा क्या होता है, n होता है। क्लियर है? अगर हम शॉर्टकट करना चाहें तो मेरे को क्या चाहिए होगा, डेविएशंस चाहिए होंगी, डेविएशंस ऑफ x। तो किसी को भी बेटा हम अज्यूम कर लेंगे, 25 को कर लो चाहे 35 को कर लो, तो हमारा सारा मेथड वही रहेगा जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। इसमें हम करते हैं बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, वो एक स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, जो पिछला किया था उतना तो करना पड़ेगा ही, डेविएशंस फ्रॉम x। तो डेविएशंस फ्रॉम x लेते हैं तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हमारा कोई भी वैल्यू। तो मैं डेविएशंस ऑफ x के लिए क्या करूँ, यहाँ पे अज्यूम कर लिया 25 को, 5 - 25, 15 - 25, 35 - 25। बेटा क्लियर हो रहा है? तो ये मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बेटा ये काम तो आप कहोगे मैम पहले भी किया था, हाँ जी पहले किया था। अब बेटा एक स्टेप और, स्टेप डेविएशन में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा टेबल है जो इन सभी को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें आप कहोगे मैम 5 भी है, 2 भी है, तो बेटा सबसे बड़ा इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए
और वी कैन से जितना इसमें गैप है, इसमें कितना है 10 है, तो इसमें 10 के साथ सारे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब जो नई सीरीज़ आती है हम इसको dx डैश का नाम, कोई तो फ़र्क रहेगा ना इसमें, तो जो नई सीरीज़ आई है वो कैसे आई है, dx से dx डैश कैसे बना है, जब मैंने इस हर आइटम को किसके साथ डिवाइड किया, 10 के साथ। इसको 10 के साथ डिवाइड किया तो बेटा हमारा ये आएगा। बात क्लियर हो गई। देखो कितना छोटा रह गया। अब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा हमें बड़ा मल्टीप्लाई करना होता। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसको। ये हमारा आएगा एफ डी डैश एक्स, कुछ भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ जी, अब इसमें हमने क्या करना है बेटा, एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आएगा -12, 0, 10, 18। नेक्स्ट आएगा बेटा, ये बात समझ में आई? जो स्टेप डेविएशन है, इसमें डेविएशंस वाला कॉलम तो लिया, लेकिन उसका कॉमन डिवाइज़र देख के उसके साथ डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है फिर अब इसका फॉर्मूला। बेटा जैसे डायरेक्ट के बाद अज्यूम के फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आया था, शॉर्टकट वाले में चेंज आया था। अब स्टेप डेविएशन वाले में क्या आएगा, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स। बेटा यहाँ पे हम समीशन एफ डी एक्स करते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश वाला आ जाएगा और अपॉन में एन। इतना तो था ही, लेकिन अब बेटा जो हम आई के साथ, जिसके साथ हमने डिवाइड किया था है 10, तो आई इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एज्यूम मीन प्लस ये हमारा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 26 अपॉन में एन। एन हमारा बेटा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है, या प्लस करते हो तो आपको 51 मिलेगा, इनटू में 10। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा बेटा 30.09। क्लियर है? जो कॉन्टिन्यू सीरीज़ है, सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन क्लासेस विद फ्रीक्वेंसीज। अगर डायरेक्टली करते हैं तो बेटा डायरेक्ट में तो इजी है, जो क्लासेस हैं उसको हमने क्या ले लेना है, उसका मिड पॉइंट ले लिया, बस x और f आ गया। और डायरेक्ट मेथड से इसको आप कर दोगे तो भी आंसर सेम आना है। क्लियर है? समीशन एफ एक्स अपॉन में n, ये हमारा मीन चल रहा है बेटा। क्लियर? एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ, आप करके देखना, तो बस बेटा ये फाइनल हो जाएगा कि इसमें हमें कैसे से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। एक क्वेश्चन लिखती हूँ, इसको भी आप करके देखना। इसमें है क्लास इंटरवल, नेक्स्ट आती है फ्रीक्वेंसीज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80। एक और इंक्लूड करते हैं 80 to 100। इतना करना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 9 है, 15 है, 12, 10, 10। तो ये मैंने अब दिया है आपको कॉन्टिन्यू सीरीज़ का, इसको तीनों मेथड से करके देखना, शॉर्टकट से, डायरेक्ट से एंड स्टेप डेविएशन से। ठीक है? नेक्स्ट बेटा, अब ये मीन का था कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये वैसे ऑलमोस्ट +1 में करते हैं, यहाँ पे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसकी प्रॉपर्टीज़, तो उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। तो प्रैक्टिकल काम था, इसको आप लिखो, सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। फिर आगे आता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इफ़ द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, बेटा अगर मीन हमारा 10 है ऑब्जर्वेशंस, या n ऑब्जर्वेशन जनरली लगाए, उसका मीन है हमारे पास x बार, देन ये कहता है, ये लिखने के लिए है, समझ तो आपको बहुत इजीली एक क्वेश्चन से ही आ जाएगी। ये देखो, अब मैंने ये कह रही हूँ, ये मेरे को मीन लेना है, x दे दिया 4, 6, 8, 10। ठीक है बेटा? और यहाँ पे अगर हम इसका मीन लेते हैं डायरेक्टली, तो कितनी वैल्यूज आती हैं इसके मीन की, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में
नेक्स्ट है 10, 9, 4, ये है बेटा, इसका मीन फाइंड आउट करना है। जल्दी से मीन फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितना आ जाएगा इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समीशन x, ये चाहिए था। और मीन के लिए समीशन x बाय n चाहिए था, तो 41 अपॉन में ऑब्जर्वेशंस कितनी है बेटा, ये 5 है, हाँ जी, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8.2 आ गया। क्लियर। अब बेटा जो मैं प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही है, अगर हम इसका डेविएशंस ले लें फ्रॉम इट्स एक्चुअल मीन, मतलब मेरा जो मीन आया है 8.2 है, अब मैं x माइनस 8.2 करके चलूँ तो इसका सभी का सम क्या आएगा, 0 आएगा। ये मीन की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम सम करते हैं डेविएशंस का, इसका सम करते हैं डेविएशंस का, पहले तो मैं अज्यूम लेकर चलती थी बेटा, अब अज्यूम नहीं है, एक्चुअल है, तो एक्चुअल से हम इसकी डेविएशंस लेते हैं तो हमेशा इसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। तो देखो 6 माइनस 8.2 करो तो क्या आएगा हमारे पास, 2.2 आएगा। तो हमारे पास 12 माइनस 8.2 करो तो हमारा क्या आएगा, इसमें से 3.8 आएगा। 10 माइनस 8.2 करो तो हमारा क्या आएगा, 1.8 आएगा। 9 माइनस 8.2 करो, 4 माइनस 8.2 करो, 4 माइनस 8.2 करो तो हमारा आएगा, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है, इसका सभी का हम अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम मीडियन से भी करके देखेंगे, मोड में भी, तीनों के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसमें कि जो मीन है, अगर मैं नई सीरीज़ बनाती हूँ x+3 की, चेंज इन ओरिजिन, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूँ या कुछ क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, नई सीरीज़ बना रही हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन ओरिजिन। अगर मैं नई सीरीज़ बनाऊँ कुछ मल्टीप्लाई कर कर या डिवाइड कर कर, नई सीरीज़ बन रही है मेरी, कुछ डिवाइड कर कर या मल्टीप्लाई कर कर, तो इसको बोलेंगे चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल। ये आएगा चेंज इन ओरिजिन। नाम याद रखना है कि अगर चेंज इन ओरिजिन की बात आती है तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर चेंज इन स्केल की बात आती है कुछ मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड करेगा। अब ये क्यों करवा रहे हैं बेटा, अगर मीन में हम हर आइटम में कुछ ऐड करें, सेम टर्म को ऐड करें तो मीन में भी उतना ही चेंज आता है। बहुत बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं नई सीरीज़ बनाती हूँ, हर में मैंने 3 ऐड कर दिए, ठीक है, तो इसका सम करते हैं तो क्या आएगा, इस सभी का सम हमारे पास 56 मिलेगा। अगर मैं मीन फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है, तो 56 बाय 5, 56 बाय 5 किया तो हमारा क्या आएगा, 11.2। यहाँ पे हमने किया था जो समी 41 बाय 5 किया था तो हमारा क्या आता बेटा, 8.2। मतलब कहने का कि जब हर टर्म में हमने 3 ऐड किया तो मीन में भी कितने का चेंज आया, 3.2 का। वो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पहले इतना था वेट, ठीक है, अगर हम उसके वेट में ओवरऑल 13 आ गया, एवरेज वेट 13 आ गया, तो जो हर वैल्यू ऐड हुई है वो कितनी हुई है, पहले 10 था अब 13 है, तो कितना आया बेटा ऐड होकर, कि 3 का डिफरेंस है, तो हमें पता चल गया कि इस सीरीज़ में हमें हर में 3 ऐड हुआ है। ऐसे ही अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 3, तो माइनस करते हैं 3 तो हमारे पास क्या बनता है, समीशन टी क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा समीशन टी। तो यहाँ से मैं 26 बाय 5 करूँ तो आएगा मेरे पास 5.2। तो बेटा पहले क्या था, 8.2, अब क्या आ गया, हमें क्वेश्चन में दे दिया 5.2,
तो ये किस वजह से आया, जब हमने हर ऑब्जर्वेशन में से कितना माइनस किया, 3। यहाँ पे 3 माइनस है तो हमें पता चल गया हर ऑब्जर्वेशन में भी कितना माइनस हुआ है, 3 हुआ है। अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। तो जो मीन है उसमें चेंज करते हैं जब ओरिजिन को, तो इसके आंसर में क्या आता है, चेंज आता है। चेंज कैसा आता है, उतना ही चेंज आता है। अगर 3 ऐड किया है तो +3 होकर मिला है मीन नए वाला। अगर मैं प्लस के 4 करती तो +4 होकर नए वाला मीन मिल जाता, या माइनस किया है तो माइनस होकर मिला है। ओवरऑल हमने याद क्या रखना है कि मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। इसका करने का ये था कि हमें यहाँ से कंक्लूजन ये ड्राइव करना है, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। नेक्स्ट स्केल के लिए पढ़ते हैं। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास समेशन W कितना आता है, यहाँ पे इसका प्लस करते हैं तो ये आ गया, और W का मीन 82/5 करते हैं तो क्या आया हमारे पास 16.4 आ गया। तो बेटा अब जो नया है स्केल का पढ़ रहे हैं, पहले ओरिजिनल कितना था 8.2, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया वाला मीन भी क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई होकर मिल गया। 8.2 मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या आ गया 16.4 आ गया। मतलब बेटा जो हम कहेंगे मीन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, मतलब क्या है चेंज इन स्केल का कि कुछ मल्टीप्लाई किया तो मीन में भी हमें क्या मिल गया, चेंज मिल गया। ऐसे ही अगर हम बेटा इसमें डिवाइड करते हैं हर आइटम को तो हमारा क्या आएगा, 2 से ही डिवाइड कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 से डिवाइड किया तो ये बना। क्लियर है। इसका करते हैं सम अप तो हमारे पास कितना बन रहा है 20.5 बन रहा है। अगर इसमें मैं मीन फाइंड आउट करूँ तो बेटा क्या आएगा 20.5/5, तो क्या आएगा यहाँ पे 4.1। तो इसको बेटा हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ 8.2 को तो 4.1 मिलता है। तो ये आपको समझ में ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। और वी कैन से अगर हर ऑब्जर्वेशन में मान लो हमने ए ऐड किया है तो नए वाला मीन भी पुराने वाला मीन से A+ होकर मिल जाएगा। माइनस किया है तो माइनस होकर मिलेगा, मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, इसमें मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हाँ जी, अब हम इसी में ही कर लेते हैं हमारा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर हम डेविएशंस लें फ्रॉम एक्चुअल मीन तो वो क्या आती हैं बेटा, वो हमारा 0 आता है। ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए भी एक इजी सी सीरीज़ लेकर बता देती हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, अभी तक हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी है, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब बात चल रही है 4, 6, 8, 20, 30। बेटा अब हम इसमें डेविएशन वाला भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, अदरवाइज मैं मीडियन के केस में बता देती। अब अभी सुनो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x माइनस एक्स बार करें, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि जो सम करेंगे हम सम ऑफ ऑल डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0। ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो हम याद रखते हैं। समझ में आए कि अगर हम इसका डेविएशंस लें एक्चुअल मीन के साथ तो वो हमारा क्या आता है बेटा, 0 आता है। देखो इसका अगर हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो हमें कितना मिलता है बेटा, 4 + 6 + 8 20 + 30। तो हमें ये मिलता है, यहाँ पे सम अप करो इसका क्या मिला और उसको डिवाइड करते हैं तो मान लो हमें ये मिल गया, यहाँ पे 13.6 आ जाएगा मीन की वैल्यू। इस पे हम समीशन x/n करते हैं तो 13.6 मिल गया। 13.6 मिला तो बेटा अब हम इसमें से माइनस लें, क्या आएगा 4 - 13.6, तो हमें क्या आएगा -9.6।
ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब हम 6 माइनस 13.6 करते हैं तो आएगा हमें माइनस के 7.6। 8 में से करेंगे तो हमें मिल जाएंगे ये वाले, 20 में से करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा 6.4, 30 में से 13.6 जो एक्चुअल मीन है हम माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 16.4। बेटा ये क्लियर है वैल्यूज़, माइनस करके अगर हम इसका सम करें तो बेटा माइनस वाले सम करो प्लस वाले करो, आपको देखो 0 मिल रहा है तो ये प्रॉपर्टी सही है। ये हमारी प्रॉपर्टी सेकंड है, डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इसका सम करते हैं तो 0 मिल रहा है ना, ठीक है, वो भी हमारा 22.4 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है सेकंड। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें मीन कहता है, मीन कहता है कि अगर हम ये डेविएशंस एक्चुअल मीन का तो है बेटा 0, अगर हम एक्चुअल मीन ना लेकर वैसे डिस्कस करते हैं तब मीन की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। पहले मेरे को ये था कि मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे, लेकिन अभी मैंने कर ही देती हूँ। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज मिनिमम। बेटा अब हमने पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये किया था, ये किया था, तब ये इक्वल टू क्या आया था, 0 आया था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, जो मेरी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, ये कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। अब इसका स्क्वायर किया है तो ये हमें क्या देता है, वैल्यू मिनिमम। मिनिमम किससे, बेटा यहाँ से अगर आप मीडियन के लिए सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू हमें क्या देगा, ज़्यादा देगा कंपैरेटिवली अगर हम डेविएशंस लेते हैं मीन से। तो ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ पूछ ली जाती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन इज स्क्वायर वाला आ जाता है तो भी ये वैल्यू होता है, जब मीन वैसे आता है तो उसका सम 0 आता है। हमारी प्रॉपर्टीज हैं बेटा किसकी, मीन की 3 प्रॉपर्टीज हैं और हम कहते हैं इसकी मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बट ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि याद रहे। वेरी फर्स्ट हम रखते हैं याद, मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंजिंग स्केल एंड चेंजिंग ओरिजिन। अब चेंजिंग स्केल एंड चेंजिंग ओरिजिन क्या है, चेंजिंग ओरिजिन हम लेते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मीन उससे अफेक्टेड था, उतना ही उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा था। ऑल्सो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग स्केल। चेंजिंग स्केल का क्या मतलब हुआ कि हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो वो क्या था, हमारे पास जो नया मीन आता था वो उतने से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर आता था। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम याद रखते हैं कि सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0। तो ये अगर थियोरेटिकली अगर ऐसे लिखा हो वर्डिंग में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट मीन की प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। तो ये वाली टर्म सम of square of deviations taken from mean is minimum. नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, मीन इज वाइडली यूज्ड एंड सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेटा ये 4 प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में पूछेगा तब हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन क्या है,
तो कंबाइंड मीन क्या है? इट्स ए कॉमन मीन फॉर 2 और मोर सीरीज। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज हों, उनको हम कंबाइंड करते तो उसको क्या बोल देंगे हम? कंबाइंड मीन बोल देंगे। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या रहता है? n1 x1 बार, इसको डिनोट करते हैं कंबाइंड मीन। When we join 2 और 3 means, बेसिकली हम 2 को याद रखते हैं फॉर्मूला। बेटा कंबाइंड मीन है तो यहाँ पे मैंने 1 2 डाल दिया और ऊपर ये सिंबल डाल दिया। इसका फॉर्मूला है n1 x1 बार n2 x2 बार n1 प्लस n2। बेटा अगर पेपर में हमें सारी वैल्यूज़ गिवन देता है और ये फॉर्मूला में हम रखते हैं, हमें कंबाइंड मीन मिल जाता है। क्लियर? मान लो हमें इन्होंने n1 n2 दे दिया, x1 बार x2 बार की वैल्यूज़ दे दी, और हमें n1 n2 तो दे दिया 10 and 30 एंड कॉरस्पॉन्डिंग देयर मीन्स आर 60 and 40। तो बेटा अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। 10 इंटू में 60, 30 इंटू में 40, n1 प्लस n2। तो बेटा यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आ गया? 45। कंबाइंड मीन है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। जब हम कंबाइंड दो मीन्स को, उसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। और बेटा वेटेड मीन, ये वर्ड्स जब आपको मिलेंगे, वेटेड मीन mean in which weights are assigned to each variable and these mean is calculated। weights are similar, किसके weight similar है बेटा? फ्रीक्वेंसी के। जैसे हमारे को फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, वैसे ही वेटेड मीन में हम किसको ट्रीट करते हैं? वेट्स को। तो बेटा ये हमें मान लो ये x दे रखा है, ये यहाँ पे वेट्स दे रखे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है मीन का फाइंड आउट करने का? समीशन XW अपॉन में समीशन ऑफ, जैसे फ्रीक्वेंसी का सम आता है अपॉन में, ये आ जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेट्स किसके सिमिलर हैं? वेट्स सिमिलर है किसके? फ्रीक्वेंसीज के। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो बेटा अब हम अच्छे से देख चुके हैं कि मीन क्या है। मीन में हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क देखा है बेटा, उसको हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि हमारे बुक में वो नहीं आते हैं। सिंपल मीन है कि चलो आगे हम स्टडी करते हैं, मीन फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड में हमें अच्छे से पता होना चाहिए सीरीज़ क्या है, ये पता होना चाहिए, इसलिए हम इस बेसिक को पढ़ते हैं। क्लियर है? हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ आप याद रखोगे कि मीन किससे अफेक्टेड है, ये याद रखोगे। क्लियर? कंबाइंड मीन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं 2 और 3 मीन्स को। बेटा अगर 2 का फॉर्मूला याद है तो 3 वाला भी हो जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड। तो हमारे पास क्या आता है बेटा? कंबाइंड मीन का हमें बुक में क्वेश्चन मिल जाते हैं 1 मार्क के अकॉर्डिंगली। इसमें जो हमारी बुक है ICA वाले में सेट C है, वो उसमें बड़े क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए लेके चलते हैं। बेटा हमें सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के अकॉर्डिंग आते हैं। क्लियर है ये वाला? हाँ जी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मीडियन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है? मीडियन एक एवरेज ही है। जैसे हमने फाइंड आउट की है मीन में, तीनों सीरीज़ में मीन के फॉर्मूलाज, ऐसे ही मीडियन के तीनों सीरीज़ के लिए फॉर्मूलाज बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कर रहे हैं मीडियन। मीडियन क्या आएगा? मीडियन इज़ अ पोजिशनल एवरेज। मीडियन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अब टर्न आई मीडियन की, तो इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज होंगे? मीडियन, इसको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। इसका जब हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं तो ये नाम लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम मीडियन को फाइंड आउट कर देते हैं।
मीडियन कहाँ रहता है बेटा? ऑलवेज लाई इन द मिडल, ऑलवेज लाई इन द मिडल ऑफ द सीरीज। ये मिडल में लाई करता है। अगर मिडल में लाई करता है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भी कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी? 50% वैल्यूज़, और राइट साइड में भी कितनी हो जाएंगी? 50% वैल्यूज़, मतलब इन सभी के बीच में आ जाता है। अब मैंने लेफ़्ट राइट क्यों कहा? बेटा जो मीडियन है वो हम सीरीज़ को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, ये है मीडियन की बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट मीडियन की प्रॉपर्टीज़, इसके फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।